चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन हेरिटेज सेंटर में 27 फरवरी से शुरू होगी कला प्रदर्शनी। भारतीय मूल के अक्षय अरोड़ा भी लेंगे भाग। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडियन हेरिटेज सेंटर में 27 फरवरी से कला प्रदर्शनी की शुरुआत होने जा रही है। इस कार्यक्रम का समापन 3 अप्रैल को होगा। इसमें अक्षय अरोड़ा भी शामिल होंगे। अक्षय अरोड़ा भारतीय मूल के एक कलाकार हैं जो दुबई में अपनी पत्नी राखी और बेटे आदि और अंगद के साथ रहते हैं। वह कई स्थानीय कला मंचों में सदस्य भी हैं और उनके साथ नियमित रूप से जुड़े रहते हैं। उनका आर्ट कम्युनिटी में योगदान देने और सीखने दोनों का इरादा है। अक्षय ने भारत के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए दुबई में हुए कला और शिल्प प्रदर्शनी में भाग लिया है। इसमें भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की अनूठी कहानियों को प्रदर्शन किया गया था। अक्षय अरोड़ा के अलावा इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख कलाकारों में अतुल पंसे, स्वप्री जलवे, अंजलि पी लाइतू, श्रुतिका गोस्वामी, मार्शल फातिमा सुलेमानी, पूनम ए सालोचना, विदिशा पांडे और सौम्या शामिल है। सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी को चैलेंज, चुनाव समय पर कराओ, हारे तो राजनीतिक छोड़ देंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला कर बोल दिया है। इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को खुला चैलेंज दिया है। उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा एमसीडी के चुनाव समय पर कराए और जीत कर दिखाएं। केजरीवाल ने कहा कि अगर हम हार गए तो राजनीतिक छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज शहीद दिवस से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को आज फांसी पर लटकाया गया था। तीनों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। देश आजाद हुआ, एक संविधान बना। संविधान में जनता को पूरी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकार चुने और वह सरकार जनता के सपनों को पूरा करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वह एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम चुनाव टलवा रही है। सब लोग जानते हैं कि इस बार भाजपा का सफाया होने वाला था और अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर चुनाव को हटवाया और अब अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं जिसके जरिए चुनाव को कई महीनों के लिए टले जा रही है। यह बेहद दुखदायी है। राजधानी में गर्मी से लोग परेशान, यह है तापमान के बढ़ने का कारण। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली के मौसम में गत 13 वर्षों में इस साल मार्च महीने सबसे अधिक गर्मी देखी गई है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना देखी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को तेज हवाएं चलने के कारण अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आई थी और पारा 34.6 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया था। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो गत वर्ष के मुताबिक इस साल का अभी तक का सबसे अधिक तापमान है। दिल्ली में पिछले 10 से 12 दिनों के दौरान तापमान में काफी वृद्धि हुई है। राजधानी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेशन और पीतमपुरा इलाके में रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में एलजी बैजल ने सदन को किया संबोधित, पेश किया दिल्ली सरकार के कामों का लेखा जोखा। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार दिल्ली के नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी के आर्थिक विकास बाधित हुआ है, जिसके चलते 2021-22 में दिल्ली की जीडीपी 9,23,967 करोड़ दर्ज हुई है, जिसमें 50% की बढ़ोतरी हुई है। महामारी के बाद सरकारी स्कूलों में 10वीं-12वीं का परिणाम बेहतर रहा, जहां सरकारी स्कूलों के 496 बच्चों ने नीट में, 344 बच्चों ने आईआईटी जीट में सफलता प्राप्त की है। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। वही दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। दरअसल उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सदन के दौरान बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर अच्छा काम किया है। साथ ही 18+ की आबादी के 90% से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुका है। हालांकि बाकी काम भी तेजी से चल रही है। ऐसे में सरकार ने लोगों के लिए हेल्थ कार्ड की सुविधा शुरुआत की है। वहीं कोविड के दौरान जिन लोगों की जान चली गई है, आर्थिक सहायता भी की जा रही है। नए कोरोना वायरस भारत पहुंचे। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने नए वायरस के मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में मिले। क्या भारत में नया कोरोना वायरस पहुंच चुका है? ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बनने वाला नया वायरस मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना समेत भारत के कई राज्यों में मिल चुके हैं। इसे डेल्टा कोरोना कहे जा रहे हैं। देश में पिछले कुछ दिनों से 2000 के आसपास कोरोना के मरीज सामने आ रही हैं। यह आंकड़ा यह बताता है कि भारत में कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है, लेकिन चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लाखों नए केस सामने आ रही हैं। इस बात से चिंता बढ़ा दी है कि भारत कोविड जीनोम सीक्वेंसी कंसोर्टियम और GSAID की चेतावनी दी गई है। ओमिक्रॉन डेल्टा के रिकॉम्बिनेटेड वायरस के 568 सैंपल की जांच की जा रही है। तेलंगाना टुडे का हवाला देते हुए मनी कंट्रोल ने यह जानकारी दी कि मनी कंट्रोल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस नए कोरोना वायरस डेल्टा क्रॉम को लेकर कर्नाटक हॉटस्पॉट बन गया है।
जहां 221 मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह तमिलनाडु में 90, महाराष्ट्र में 66, गुजरात में 33, पश्चिम बंगाल में 32, तेलंगाना में 25 और नई दिल्ली में 20 सैंपल को जांच के लिए लिया गया है। इस रिपोर्ट में आगे कहा कि ऐसे 568 मामलों में डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिले जुले वायरस मिलने के संकेत मिले हैं। अप्रैल में निर्वाचन आयोग ले सकता है चुनाव कराने का फैसला। बजट सत्र में पेश होगा तीनों निगमों के विलय का विधेयक। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों नगर निगम के विलय से संबंधित विधेयक पर गौर करने के लिए अप्रैल के दूसरे सप्ताह में निकाय चुनाव पर कोई निर्णय ले सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ वार्ड का पुनर्गठन हो सकता है, जिससे चुनाव में देरी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में नगर निगम के वार्ड की संख्या 250 है, आसपास की जा सकती है। वर्तमान में शहर में 272 नगर पालिका वार्ड है। दिल्ली नगर निगम को संसद के मौजूद बजट सत्र में सदन में पेश किए जाने की संभावना है। यह संशोधन दिल्ली के 3 नगर निगम में आपस में विलय करके उन्हें एक बनाया जाएगा। वहीं दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव की तारीख को लेकर सियासी टकराव भी चल रही है। तारीखों को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमलावर है। आपने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चुनाव को टाला न जाए। उन्होंने कहा कि तय समय पर ही चुनाव कराया जाए। दरअसल प्रदेश चुनाव आयोग ने बीते दिनों नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान टाल दिया था। इसके पीछे की वजह बताया गया कि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिससे कानूनी रूप से जाँच किया जाना बाकी है। दिल्ली में बड़ा हमला कर सकते आतंकी, यूपी पुलिस से मिले इनपुट, हाई अलर्ट जारी। देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश पुलिस को राजधानी में संभावित आतंकी हमलों के इनपुट मिलने के बाद नई दिल्ली में एक हाई सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली स्पेशल सेल के अधिकारी के अनुसार एक अज्ञात ईमेल कथित तौर पर एक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसे यूपी पुलिस को संभावित आतंकवादी हमले की बात कही गई। यूपी पुलिस ने उसे ईमेल के बारे में सारी जानकारी दिल्ली पुलिस को भेज दिया है। वह इनपुट पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को नई दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में अचानक तलाशी ली है। दरअसल IAN की रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच सरोजनी नगर निगम मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधवा ने मंगलवार को कहा कि कुछ सुरक्षा खतरों के कारण बाजार बंद रहेगा। उन्होंने दावा किया कि कुछ सुरक्षा खतरों के कारण दिल्ली पुलिस को बाजारों को बंद करने और कड़ी निगरानी रखने के आदेश मिले हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाजार बंद करने के किसी भी आदेश को जारी किए जाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली 2023 तक पूरी तरह से साफ हो जाएगी। यमुना मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में कहीं भी नदी में डुबकी लगाने के लिए करूंगा आमंत्रित। दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को दिल्ली में यमुना नदी को दिसंबर तक पूरी तरह से साफ करने की बात कही है। जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में यमुना नदी को दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले साल के अंत तक यमुना नदी का जल इतना साफ और स्वच्छ होगी कि वो पानी नहाने के लिहाज से पूरी तरह से उपयुक्त होगा और इसमें मछलियां फिर से दिखने लगेगी। जैन ने कहा कि इलाके को अगले 15 महीने के अंदर सीवर प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा और सभी तरह के प्रदूषित पानी को अगले 6 महीनों में एकत्र कर लिया जाएगा। सीवर प्रणाली मल खत्म करने की एक सुरक्षित प्रणाली है। जल मंत्री ने कहा कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि 2023 तक यमुना को साफ कर देंगे। मंत्री ने कहा कि हम यमुना को 2025 से पहले दिसंबर 2023 तक साफ कर देंगे। सभी नाले पूरी तरह से साफ किए जाएंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं आपको दिल्ली में कहीं भी यमुना नदी में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित करूंगा। मानहानि मामले में विशेष अदालत ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को जारी किया समन। इस बार तजिंदर बग्गा पर भी की थी टिप्पणी। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता दलिंदर बग्गा द्वारा दायर मानहानि मामले में सांसद विधायक की विशेष अदालत ने मंगलवार को सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को समन जारी किया है। दलिंदर बग्गा ने ट्वीट को लेकर स्वामी के खिलाफ अदालत का रुख किया था। उन्होंने स्वामी के ट्वीट को झूठा और गलत बताया था। दलिंदर बग्गा ने स्वामी के खिलाफ आपराधिक मानहानि कार्रवाई की मांग करते हुए साउथ एव्यू अदालत का रुख किया था, जिसमें भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि भगवा पार्टी में शामिल होने से पहले बग्गा को छोटे अपराधों के लिए कई बार जेल भेजा गया है। अदालत ने विचाराधीन ट्वीट और गवाहों को बयान पर विचार करने के बाद बग्गा के दावे के पक्ष में फैसला सुनाया। इस अदालत का सुविचारित विचार है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है। शिकायत में लगाए गए आरोप, साक्ष्य और उनके द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री के मद्देनजर यह अदालत प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि प्रतिवादी को आरोपी के रूप में समन करने के लिए पर्याप्त आधार है, जो धारा 500 IPC के तहत दंडनीय है, अदालत ने कहा है। दोस्तों, खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।